जो टॉपिक है हमारे पास वो है डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम। हम यहाँ पर बात करेंगे डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं। तो नर्वस डिसऑर्डर को आपकी बुक में जो है वो फोर जो है वो ब्रॉड कैटेगरीज में पहले तो डिवाइड कर दिया है। कुछ नर्वस डिसऑर्डर होते हैं जो इसको हम कहते हैं वेस्कुलर नर्वस डिसऑर्डर। जो वेस्कुलर नर्वस डिसऑर्डर होते हैं वो बेसिकली किस पर डिपेंड किस चीज पर होते हैं, क्यों होते हैं ये? ड्यू टू एबनॉर्मलिटी इन ब्लड सर्कुलेशन, यानी हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन या स्पाइनल कोड, उसमें ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल नहीं हो रही होती। ब्लड प्रेशर या तो बहुत हाई हो गया, ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया, मतलब ब्लड सर्कुलेशन जब नॉर्मल नहीं होती, तो उससे जो डिसऑर्डर होता है उसको हम कहते हैं वेस्कुलर डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम। इसको हम क्या कहेंगे? वेस्कुलर डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम। और इसकी एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो कौन सी एग्जाम्पल में क्या आ जाता है? इसकी एग्जाम्पल में एक तो स्ट्रोक आ जाता है, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा इसके अंदर आ जाता है हीमाटोमा। दूसरा जो है ब्रॉड कैटेगरी जो है वो है इन्फेक्शियस डिसऑर्डर। इन्फेक्शियस डिसऑर्डर जो है वो वायरस, बैक्टीरिया या किसी भी पैथोजन की वजह से हो सकते हैं, उनको हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम। और आपकी बुक में जो इन्फेक्शियस डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम दिए हैं वो दो दी हुई हैं एग्जाम्पल, एक मेनिंजाइटिस और एक इंसेफेलाइटिस। आपने याद रखनी है चीजें, क्योंकि अगर आपसे पूछा जा सकता है कि एमसीक्यूज में इस तरह पूछा जा सकता है कि नर्वस सिस्टम के जो है वो इन्फेक्शियस डिसऑर्डर कौन से हैं, तो ये दो नाम आपने याद रखना है। वेस्कुलर डिसऑर्डर कौन से हैं, तो ये दो नाम आपने याद रखना है। अगर ये पूछा जाए कि स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर कौन से हैं, यानी स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर में स्ट्रक्चरली कोई प्रॉब्लम आएगा, जैसे अगर कैंसर होता है तो कैंसर के अंदर जो है वो ट्यूमर जो बन जाता है, दिमाग के अंदर जो है कहते हैं कि फोड़ा बन जाता है, सही है ना? तो वो क्या होता है, वो स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आता है। तो स्ट्रक्चर डिसऑर्डर के अंदर एक ही डिसऑर्डर दिया हुआ है आपकी बुक में, जिसको हम कहते हैं ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर होता है। इसके अलावा एक होता है फंक्शनल डिसऑर्डर, यानी ब्रेन का फंक्शन में कोई प्रॉब्लम आ जाए। और फंक्शनल डिसऑर्डर में जो आ जाते हैं उसमें एक तो आ जाता है हेडेक आ जाता है, एल्जाइमर आ जाता है, पार्किंसन आ जाता है, पार्किंसन डिजीज आ जाती है। तो हमने वन बाय वन इनको डिस्कस करना है। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं किसको? वेस्कुलर डिसऑर्डर के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर बात करें किसकी? वेस्कुलर डिसऑर्डर की। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो वेस्कुलर डिसऑर्डर होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? ड्यू टू एबनॉर्मलिटी इन ब्लड सर्कुलेशन, यानी ड्यू टू एबनॉर्मेलिटी इन ब्लड सर्कुलेशन। आपके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल तरीके से नहीं होती। इसकी एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसकी दो एग्जाम्पल हैं, एक स्ट्रोक है और दूसरी जो एग्जाम्पल है वो है हीमाटोमा। तो चले पहले बात कर लेते हैं किसकी? पहले बात कर लेते हैं स्ट्रोक की। पहले हम बात करते हैं किसकी? स्ट्रोक। तो देखो बेसिकली स्ट्रोक स्ट्रोक क्या है? स्ट्रोक जो है वो काज होता है, काज बाय इंटरफेरेंस विद ब्लड सप्लाई टू ब्रेन, यानी जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई हो रहा है उसमें कोई इंटरफेयर हो। अब मिसाल के तौर पे जैसे ही आपका ब्रेन है, ब्रेन में ये ब्रेन का फ्रंटल लोब है और ये ब्लड वेसल आ रही है किसको? ब्लड लेकर आपके ये फ्रंटल लोब की तरफ ब्लड जा रहा है। अब इस ब्लड सप्लाई में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, इस ब्लड सप्लाई में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, ब्लड सप्लाई इसका रुक जाए, यहाँ पर इस फ्रंटल लोब जो है वो सही
सेरिब्रम का जो फ्रंटल लोब है उसकी ब्लड सप्लाई जो है वो क्या हो, रुक जाए, तो क्या होगा, तो फिर जो है वो, ये जो है वो प्रॉब्लम आ सकता है क्या, स्ट्रोक का। और ये जो इंटरफेयर जब होता है, ये कौन, इस इंटरफेयर में क्या क्या हो सकता है, यानी इसके ब्लड सप्लाई में इंटरफेरेंस किस तरह से आती है, ब्लड वेसल बर्स्ट। एक तो वजह ये हो सकती है कि ब्लड वेसल क्या हो जाए, बर्स्ट हो जाए, किसी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ये ब्लड वेसल क्या हो गई, बर्स्ट हो गई। अगर ये ब्लड वेसल यहाँ से बर्स्ट हो गई तो क्या होगा, इसको सही तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं होगी, रप्चर हो जाए। और दूसरा क्या वजह हो सकती है, ब्लड फ्लो इन सेरिब्रल आर्टरी इज ब्लॉक्ड बाया ब्लड क्लॉट। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पर मैं इस तरह से बनाऊं ये, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ये सेरिब्रल आर्टरी है, सही मैं कहता हूँ ये सेरिब्रल आर्टरी है, जो कि लेके जा रही है ब्लड किसको, ये इस तरफ सेरिब्रम की तरफ ब्लड लेके जा रही है ऐसे। अब क्या हो गया, ये ब्लॉक हो गया, इसके बीच में कोई प्लाक आ गया, कोई बीच में जो है ये ब्लॉक हो गया, अब यहाँ से आगे ब्लड नहीं जा रहा। जब आगे ब्लड नहीं जा रहा तो इसका मतलब यहाँ के जो आगे सेल्स हैं, ब्रेन के जो सेल्स हैं ये, इनको ब्लड नहीं मिल रहा। जब इनको ब्लड नहीं मिलेगा तो इनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, इनको फूड नहीं मिल रहा। जब ऑक्सीजन और फूड नहीं मिलेगा तो क्या होगा, तो इनके सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। और जब ब्रेन के इस सेल की डेथ हो गई, तो मिसाल के तौर पे ब्रेन के ये सेल जो है वो आइस को कंट्रोल कर रहे हैं, या ये आपके इस वाले हिस्से को, आर्म को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो एरिया जिनको कंट्रोल कर रहे होंगे ये ब्रेन के सेल, वो काम करना क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। वो काम करना जो है वो क्या करेंगे, छोड़। अच्छा, अब ये इंटरफ्रेंस होता क्यों है, ये ब्लड वेसल्स बर्स्ट क्यों हो जाती है, ये ब्लड क्लॉट क्यों बन जाता है, अगर हम इसको देखें, इसका काज देखें बेसिकली, कि इसका काज क्या होता है, तो इसका एक मेन काज तो एक काज तो क्या है, हाइपर, एक तो होता है हाइपर टेंशन, जिसको हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। अब देखो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो ब्लड वेसल्स है उसके रप्चर होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो है वो ये ब्लड क्लॉट बनने के चांसेस भी क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। किसकी वजह से, जब ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, जब ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होता है। तो एक तो इसकी रीजन क्या हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया। इसके अलावा इसका काज जो है वो ब्लड आर्टरीज का स्मोकिंग भी होता है। असल में हाई ब्लड प्रेशर क्या करता है, हाई ब्लड प्रेशर जो है वो आपकी ब्लड वेसल्स को जो है वो, की जो वॉल होती है उसको जो है वो वीक कर देता है। और उस वीक होती है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज्यादा जमा होना शुरू हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल, बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल जमा होने की वजह से ऐसे बीच में जो है वो ऐसे क्लॉट भी बन सकता है। कहीं पर वो आपकी ब्लड वेसल्स कहीं पर डैमेज हो जाएगी, तो प्लेटलेट ज्यादा जमा होना शुरू होंगे जहाँ पर डैमेज एरिया में, तो उससे भी क्लॉट बन सकता है। इसके अलावा स्मोकिंग भी हो सकती है, स्मोकिंग करने की वजह से भी ब्लड वेसल्स हार्ड हो जाती हैं। स्मोकिंग से ब्लड प्रेशर होता है और ब्लड प्रेशर से जो है स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। डियाबिटीज भी, मेलाइटस, शुगर भी जो है वो, जो डायबिटीज होती है ये भी स्ट्रोक का सबब बनती है। शुगर कैसे स्ट्रोक का सबब बनती है, देखो इसकी इस तरह से शुगर स्ट्रोक का सबब बनती है। जो ग्लूकोज होती है, जब हमारे ब्लड की आर्टरीज के साथ ग्लूकोज हमारे ब्लड में ज्यादा होती है तो ब्लड की आर्टरीज के साथ लगकर यहाँ पर कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके साथ मिलाकर मिलकर हार्मफुल सब्सटेंस बना देती है, जो कि हमारे ब्लड वेसल्स की या ब्लड की वॉल को डैमेज करते हैं। ग्लूकोज जब ज्यादा होगी तो वो क्या करेगी, ब्लड वेसल्स के अंदर जाकर कुछ प्रोटीन्स के साथ रिएक्ट करेगी और एक ऐसा हार्मफुल मॉलिक्यूल बनाएगी जो आपके ब्लड वेसल्स को जो है वो क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। अल्कोहल ज़्यादा पीने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इससे भी हमारी आर्टरीज डैमेज होती हैं। और जो कोकेन का यूज़ करते हैं, अब्यूज जो है, और इस तरह की जो ड्रग्स लेते हैं उसकी वजह से भी क्या होता है, उसकी वजह से भी ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम आ सकती है। और ब्लड वेसल में जब प्रॉब्लम आएगी, वो बर्स्ट हो जाए या उसके अंदर कोई क्लॉट बन जाए, तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई नहीं होगी ब्रेन को। जब ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो उससे क्या होगा, उससे जो है वो बेसिकली जो है वो ब्रेन के सेल जो है वो डेड हो जाएंगे। जब ब्रेन के सेल डेड हो गए तो हम उसको क्या कहेंगे कि यहाँ पर क्या हो गया है, जो है वो स्ट्रोक हो गया। अच्छा, अब ये जो स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक के अगर हम सिम्टम्स देखें, अगर किसी को स्ट्रोक हो जाता है खुदा ना खास्ता, तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, अलामात क्या होती हैं स्ट्रोक।
अच्छा, उसमें क्या होती है, सबसे पहली अलामत तो ये होती, कहाँ पर शो होगी, यानी अलामत जाहिर कहाँ होगी, बॉडी के उस पार्ट में जाहिर होगी, शो अप बाय बॉडी पार्ट कंट्रोल बाय डैमेज एरिया ऑफ ब्रेन, बाय डैमेज एरिया ऑफ ब्रेन। हाँ, मिसाल के तौर पे अगर आपके ब्रेन का जो है वो ये एरिया है, इसको ब्लड सप्लाई नहीं हुई और ये डैमेज हो गया। अब ये आपका ब्रेन का एरिया जो है वो आपके इस आर्म को कंट्रोल कर रहा था, तो आपका आर्म जो है वो काम करना छोड़ देगा। राइट साइड को अगर कंट्रोल कर रहा था तो राइट साइड पे जो आर्म है लेके वो काम करना छोड़ देगा। यानी स्ट्रोक का सिम्टम वहां पर सबसे पहले अपेयर होता है जिस ब्रेन का वो एरिया जो कि उस पार्ट को कंट्रोल कर रहा था, अगर वो डैमेज हो जाए तो होता है, उसके सेल्स अगर डेड हो जाए। इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। अगर स्ट्रोक होता है तो बॉडी बैलेंस में नहीं रहती, चल रहे होते हैं तो एक तरीके से बैलेंस नहीं वो बन पाता, और बॉडी की आपस में कोऑर्डिनेशन भी नहीं हो पाती। जैसे अगर बोल रहे होते हैं तो लफ्जों की भी आपस में जो है वो उस तरह की कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाती अगर स्ट्रोक होता है तो। अचानक जो है वो अगर स्ट्रोक होता है तो सडन हेडेक, यानी अचानक जो है वो सर में दर्द भी होता है। पैरालिसिस हो जाता है, फालिज हो जाएगा, आधे जिस्म का अक्सर फालिज हो जाता है। वीकनेस ऑफ वीकनेस ऑफ आर्म, फेस, लेग, ये क्या हो जाएंगे, ये भी वीक हो जाएंगे। अब अगर स्ट्रोक हो जाता है और बहुत अर्ली जो है वो फौरन इसका पता लग जाता है, तो फिर इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है। सबसे पहले तो अगर किसी पे हो गया है किसी को, तो सबसे पहले तो रिस्टोरिंग ब्लड फ्लो। सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि ब्रेन के मिसाल के तौर पे ये सेल्स हैं जिनको ब्लड नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ये डेड हो गए, अपना काम नहीं कर रहे, तो सबसे पहले तो आपने ये काम करना है कि इसकी तरफ ब्लड सप्लाई को क्या करना है, बढ़ाना है। ब्लड फ्लो को जो है वो बढ़ाना है। अब ब्लड फ्लो को आप कैसे बढ़ा सकते हो, एक तो होता है एंटी कोगुलेंट। एंटी कोगुलेंट क्या है, मिसाल के तौर पे ये आर्टरी आ रही है, यहाँ पर कोई चीज कोगुलेट हो गई है, जमा हो गई है, तो कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जब हम एंटी कोगुलेंट देते हैं तो ब्लड थोड़ा थिन होता है, तो ये यहाँ से जो इसकी बीच में थोड़ी कोगुलेशन आ गई है वो खत्म हो जाती है और ब्लड सप्लाई दोबारा चलना शुरू हो जाती है, मतलब ब्रेन की तरफ। और अक्सर जो जो कोगुलेंट बनता है वो बाज़ाफ़ा प्लेटलेट्स के जमा होने की वजह से भी बनता है। तो क्या दिया जाता है, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन इनहिबिटर। यानी अगर प्लेटलेट्स किसी जगह पर जमा हो गए तो उनको एग्रीगेट होने से, यानी उनको प्लेटलेट के जमा होने को रोकने वाले जो इनहिबिटर्स कुछ दवाइयाँ होती हैं वो भी क्या दी जाती हैं। ब्लड प्रेशर को मैनेज किया जाएगा, ब्लड प्रेशर बहुत हाई है तो उसको वो नॉर्मल रखने की दवाई दी जाएगी। नर्सिंग केयर, यानी अगर किसी को स्ट्रोक हो गया है तो सही टाइम पर उसको जो है वो किस टाइम दवाई देनी है और किस टाइम उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से उसकी जो है वो केयर करनी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नर्सिंग केयर। सो इट वाज ऑल अबाउट स्ट्रोक। अच्छा, अब इसके बाद स्ट्रोक के बाद जो दूसरा हमारे पास जो है वो वेस्कुलर डिसऑर्डर जो है नर्वस सिस्टम का, वो है हीमाटोमा। अब क्या है ये हीमाटोमा, तो आपकी बुक इसको इस तरह से कह रही है कि मैसिव accumulation of blood in the brain, into brain and its outer space। तो ये जो है वो, यानी हीमाटोमा जो है उसको आपकी बुक जो डिफाइन कर रही है, कहती है द मैसिव accumulation ऑफ ब्लड इनटू स्पेस बिटवीन द ब्रेन, इनटू द स्पेस। कुछ इस तरह से, चलिए लिख लें एक मिनट। इनटू द स्पेस बिटवीन द ब्रेन एंड its outer space। तो कुछ इस तरह से, चलें लिख लें एक मिनट। इनटू द स्पेस बिटवीन द ब्रेन एंड its outer space। तो कुछ इस तरह से, चलें लिख लें एक मिनट। इनटू द स्पेस बिटवीन द ब्रेन एंड its outer space। तो कुछ इस तरह से, चलें लिख लें एक मिनट। इनटू द स्पेस बिटवीन द ब्रेन एंड its outer space। तो कुछ इस तरह से, चलें लिख लें एक मिनट।
इसमें क्या हो रही है, मैसिव अक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड। कहाँ पर हो रही है, ब्रेन के अंदर हो रही है, लेकिन किस जगह पर हो रही है, पहले ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है। इससे आपको क्लियर होगा कि स्ट्रोक में और हीमाटोमा में क्या फर्क है। तो इसमें जो है वो अक्यूमुलेशन जो ब्लड की होगी इन टू द स्पेस, कहाँ पर होगी अक्यूमुलेशन, ब्लड कहाँ जमा होगा, स्पेस। अभी बताता हूँ कौन सा स्पेस में होगा। तो स्पेस कौन सा है, बिटवीन ब्रेन एंड इट्स आउटर मोस्ट कवरिंग। ये उससे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो येलो कलर में बना रहा हूँ ये ब्रेन, और ये जो मैं बना रहा हूँ ब्लू में ये इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग है। से फॉर एग्जांपल ये इसका है। अब इसके बीच में आपको पता है कि क्या होती है, मेनिंजेस होती हैं। अब कोई ब्लड वेसल जो इधर से अभी ब्रेन के अंदर नहीं है, ब्रेन से बाहर की तरफ कोई ब्लड वेसल है, ये बाहर की तरफ, देखिए ये रप्चर हो गई, बाहर से ब्लड वेसल रप्चर हो गई। और कैसे रप्चर हुई, कोई चोट लगी सर के ऊपर, या कोई दूसरी किसी तरह से इंजरी हो गई जिसकी वजह से ये ब्लड वेसल रप्चर हो गई, या क्या हुआ कि ये मेनिंजेस रप्चर हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, ब्लड एक्यूमुलेट हो गया, ब्लड जमा हो गया। अब ब्लड कहाँ जमा हो गया, आपका जो ब्रेन है और आउटर जो स्पेस है उसके दरमियान में क्या हो गया, आउटर मोस्ट कवरिंग, और आप देखें ब्रेन, इसके दरमियान में क्या हो गई, ब्लड की अक्यूमुलेशन हो गई। तो ये जो येलो कलर का है, तो मैं बना देता हूँ, जो ये येलो कलर का है ये क्या है, ये आपका ब्रेन हो गया, ये ब्रेन हो गया। और जो ब्लू से मैंने ये शो किया, ये क्या हो गई, आउटर मोस्ट कवरिंग। और इनके बीच में क्या जमा हो गया, ये ब्लड एक्यूमुलेट हो गई। अब इसको हम क्या कह रहे हैं, एक्यूमुलेशन को, इसको हम कह रहे हैं हीमाटोमा, जो है वो इसको कह रहे हैं। अब ये जो हीमाटोमा है, इसकी अगर हम काज देखें, इसकी काज क्या है, तो बेसिकली इसकी जो काज है, कि अगर हम काज की बात करें तो ये ड्यू टू हाइपरटेंशन, ये ज्यादातर किसकी वजह से होता है, ड्यू टू हाइपर। अक्सर ये जो प्रॉब्लम आती है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड, वैसे तो और भी है लेकिन आपकी बुक में हाइपरटेंशन लिखा हुआ है कि अगर हाइपरटेंशन की वजह से जो है वो, ये आपकी अक्सर जो बाहर वाली जो ब्लड वेसल्स हैं जो ब्रेन से बाहर वो रप्चर हो जाए, तो किसकी वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से, तो ब्लड जो है यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाता है। लेकिन अगर कोई चोट लगेगी उसकी वजह से भी अगर डैमेज हो गया तो भी हीमाटोमा हो सकता है, वहाँ पर ब्लड एक्यूमुलेट हो सकता है। अच्छा, अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, हीमाटोमा के सिम्टम्स क्या होंगे, तो इसके सिम्टम्स होंगे लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। यहाँ पर भी लॉस ऑफ कॉन्शियस है, मतलब बंदा बेहोश हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जब आपके यहाँ से मेन जो सप्लाई है ब्रेन को, जो है वो ब्लड की जो मेन सप्लाई हो रही थी वही बीच में डैमेज हो गई, और जो है चारों तरफ से जो है वो अक्यूमुलेट हो गया ब्लड, तो फौरन जो है वो क्या होता है, बेहोशी की तरफ जो है वो चला जाता है। सडन कन्फ्यूजन, एकदम से जब होगा तो फिर क्या होगी, सडन कन्फ्यूजन भी होगी, पेल स्किन हो जाएगी, कलर हो जाएगा, सिजूर सिजूर जो मतलब दौरे पड़ना, जो है सिजूर, दौरे पड़ना जो है वो क्या होंगे, शुरू हो जाएंगे इसके अंदर। और ब्रेन पर बहुत ज्यादा ऐसे प्रेशर सा फील होगा। ये सब सिम्टम्स किसके हैं, इसके हीमाटोमा के। अच्छा, हीमाटोमा के सिम्टम्स के बाद अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें, इट डिपेंड ऑन द एक्सटेंट ऑफ हीमाटोमा। ट्रीटमेंट डिपेंड करती है कि कितना हुआ हीमाटोमा, कोई एक दो ब्लड, एक कोई ब्लड वेसल रप्चर हो गई तो थोड़ा बहुत ब्लड एक्यूमुलेट हो गया है, या बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो गया है ब्लड, डिपेंड करता है कि हुआ कितना, कितने परसेंट है। तो इन द प्रेजेंट कितने परसेंट, ऐसे स्ट्रोक के अंदर भी देखा जाता है कितने परसेंट ब्रेन डैमेज हुआ है, या इसके अंदर भी कितने परसेंट तक जो है वो अक्यूमुलेट हो गया है। अच्छा, इसके बाद जो है हिमाटोमा एंड द प्रेजेंस ऑफ अदर इंजरीज, यानी हिमाटोमा हुआ है उसके साथ कोई दूसरी इंजरीज हुई हैं, इन पर डिपेंड करता है। तो डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ इंजरी, मैनेजमेंट में इंक्लूड सर्जरी टू टू ड्रेन ब्लड एंड रिमूव द ब्लड क्लॉट। अब इसमें सर्जरी होती है, यानी सर्जरी के जरिए क्या किया जाता है, इसकी अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो मेन इसकी ट्रीटमेंट में जो है वो क्या है, सर्जरी है। यानी जो ब्लड एक्यूमुलेट हो गया है, इसको सर्जरी के जरिए जो है वो क्या किया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा।
और अगर कोई क्लोट बन गए हैं तो उनको भी निकाला जाएगा किसके जरिए, सर्जरी के जरिए। तो इसमें ज्यादातर हीमाटोमा में क्या की जाती है, सर्जरी की जाती है। अच्छा, अब फिर इसके बाद अगर हम बेसिकली जो है वो कुछ मेन डिफरेंसेस अगर हम यहाँ पर देख लें कि स्ट्रोक और हीमाटोमा में जो मेन डिफरेंसेस हैं वो क्या हैं। सिर्फ अगर मैं लिखूँ स्ट्रोक और दूसरी तरफ मैं लिख देता हूँ अगर हीमाटोमा, तो मेन डिफरेंसेस क्या है विद इन ब्रेन टिश्यू। अब स्ट्रोक कहाँ होता है, विद इन ब्रेन टिश्यू, यानी ब्रेन टिश्यू के ये अंदर होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये मिसाल के तौर पे हमारा ब्रेन है, तो स्ट्रोक कहाँ होगा, स्ट्रोक इस ब्रेन टिश्यू के अंदर होगा। और अगर हीमाटोमा है तो वो कहाँ पर होगा, आउटसाइड ब्रेन। अगर हीमाटोमा है तो ये हमारा ब्रेन है, और ये जो हमारे ब्रेन के आउटसाइड है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा हीमाटोमा। तो देख लें हीमाटोमा ब्रेन के आउटसाइड हो रहा है और ये कहाँ हो रहा है, ये इनसाइड। और स्ट्रोक के अंदर क्या होती है, रप्चर जो होती है, स्मॉल ब्लड वेसल्स रप्चर होती है विद इन ब्रेन। यानी ब्रेन के अंदर जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं, जैसे ये स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं ब्रेन के अंदर, इनके अंदर जो है वो रप्चर होती हैं, इनमें क्लॉट बनता है। जबकि अगर हम बात करें हीमाटोमा की, तो वो रप्चर ऑफ ब्लड, लार्ज ब्लड वेसल्स, इसमें किसकी ब्लड वेसल रप्चर होती है, रप्चर ऑफ लार्ज ब्लड वेसल। इसमें लार्ज ब्लड वेसल रप्चर होती है। मिसाल के तौर पे यहाँ से कोई एक लार्ज ब्लड वेसल आ रही है, ये क्या हो गई, ये रप्चर हो गई। और इंजरी टू मेनिंजाइटिस और स्कल, यानी इसके अलावा अगर इंजरी हो जाए, इंजरी हो जाए अगर मेनिंजाइटिस जो होती है कनेक्टेड, इसकी वजह से भी हो सकता है। इवन स्कल में कोई इंजरी हो जाए, ऊपर से सर पर कोई डायरेक्ट कोई चोट लगे तो उसकी वजह से भी ये जो है वो डैमेज हो सकता है। तो ये कुछ मेन डिफरेंसेस थे बिटवीन स्ट्रोक एंड हीमाटोमा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो करें।